गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं अभिषेक सक्सेना मैथमेटिक्स लेक्चरर सरस्वती विद्या विहार बांदीकुई की ओर से फंडामेंटल मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहा हूं आपके सामने। लेक्चर नंबर 1 में हमने नंबर सिस्टम स्टार्ट किया था और रियल नंबर्स तक हमने कंप्लीट कर दिया था। सभी स्टूडेंट ने रियल नंबर्स तक आप लोगों ने भी सभी ने कंप्लीट कर लिया होगा वीडियो के थ्रू और नोटबुक में नोट भी कर लिया होगा। इस कोविड-19 महामारी के कारण भाई स्कूलिंग अभी ऑफलाइन नहीं है, इसीलिए हम आप लोगों को वीडियोस के माध्यम से आपको स्टडी करा रहे हैं। हमारे स्कूल के निदेशक महोदय लेखराज जी सैनी द्वारा आपको वीडियोस प्रोवाइड कराए जा रहे हैं और आप लोगों की स्टडी निरंतर कंटिन्यूअस रहे, इसके लिए हम निरंतर प्रयासरत हैं। तो बस सभी स्टूडेंट से ये रिक्वेस्ट है कि जो भी वीडियोस आपके पास पहुंच रहे हैं आप उनको रेगुलरली उनको कंप्लीट करते चलें, ठीक है। थोड़ा सा कोरोना की वजह से थोड़ा सा पढ़ाई का रिदम जरूर थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ है, लेकिन इसको वापस आपको उसी स्टेज पे लेके आना है जिस पे आप स्टडी पहले करते थे। जो भी आप लोगों ने अभी 10th से प्रमोट हुए हैं 11th में, 10th का एग्जाम नहीं हुआ इस साल, प्रमोट कर दिया गया है कोरोना के कारण, बट इसमें कई स्टूडेंट्स का लॉस भी हुआ है, तो कई स्टूडेंट्स को भाई थोड़ा सा बेनिफिट भी हुआ है, ठीक है ना। तो आपको ये याद रखना है, आपने जो 10th में स्टडी की थी उससे आपको स्टडी बढ़ानी पड़ेगी 11th के लिए, क्योंकि 11th में जो सिलेबस है वो थोड़ा सा मतलब 10th से काफ़ी डिफरेंस है, 10th के सिलेबस से और 11th का सिलेबस काफ़ी, और प्लस आपका जो 11th का सिलेबस है ये आपके हायर एजुकेशंस में बहुत काम करेगा। आप बीटेक करें, आप बीएससी करें, आप अदर फील्ड में भी अगर आप जाते हैं, ठीक है ना, तो उसमें काफ़ी यूजफुल होता है ये, तो ये याद रखना है सभी स्टूडेंट को। सॉरी थोड़ा डिस्टरबेंस के लिए। चलिए भाई, अब अपन नंबर सिस्टम को उसी क्रम में हमने रियल नंबर्स तक कंप्लीट कर लिए थे, आज मैं कुछ नंबर सिस्टम और आपको बताने जा रहा हूँ, और साथ में आज हम इंटरवल्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए भाई, नेक्स्ट नंबर सिस्टम में नेक्स्ट आता है आपका इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर्स, इसको हम बोलते हैं हिंदी में काल्पनिक संख्याएं। काल्पनिक संख्याएं, ध्यान से देखेंगे काल्पनिक संख्याएं क्या होती हैं सभी स्टूडेंट। काल्पनिक संख्याएं जो कल्पनाओं में होती हैं, ठीक है ना भाई, जैसे सपने देखना, जैसे क्या होता था, काल्पनिक संख्याओं को हमने क्यों आई, काल्पनिक संख्याएं कैसे आई हैं, जैसे जनरली अभी मैं आपको केवल समझा रहा हूं। जैसे हमारे पास कोई इक्वेशन होती थी एक समय भाई कि x² - 1 = 0 और फाइंड द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू बताइए आप, तो आप क्या करते थे कि x² = 1, देन x = क्या आ गया +-1, क्लियर। अब भाई एक जैसे इक्वेशन कि x² - 5x + 6, भाई हम इसमें श्रीधराचार्य या गुणनखंड विधि लगाकर हम x के मान निकाल लेते थे 2 और 3, ठीक है ना। लेकिन भाई आयलर एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने ही इसकी खोज की है काल्पनिक संख्याओं की, आयोटा ने, कि भाई कोई अगर इक्वेशन इस रूप में हो तो अब हम इसका सॉल्यूशन क्या लिखेंगे, कि x² = -1। अब भाई
किसी संख्या का वर्ग आप जानते हैं कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है, बट यहाँ पर एक्स स्क्वायर का वर्ग जो है वो ऋणात्मक हो गया। एक्स स्क्वायर का वर्ग कैसा हो गया भाई? ऋणात्मक है, जो कि कैसे पॉसिबल है भाई? वास्तविकता में तो ये पॉसिबल है नहीं। तब शब्द उठा कि भाई काल्पनिकता में तो ये पॉसिबल हो सकता है ना, कि हम भाई एक्स की वैल्यू अगर आप लिखना चाहें तो √-1 लिख सकते हैं। तो भाई ये √-1 है, तो इसी को इन्होंने नाम दे दिया आयोटा। इसको इन्होंने, ये आई नहीं होता है बेटा, इसको हम क्या बोलते हैं? आयोटा बोलते हैं। तो इस टाइप से भाई फिर बात आई कि भाई मतलब ऋणात्मक संख्याओं का जो रूट होता है वो काल्पनिक होता है। जैसे भाई अगर हम कोई इक्वेशन होती है, आप लोगों ने 10th में तो नहीं आया होगा आपके पास, लेकिन जैसे कोई इक्वेशन होती है x² + x + 1 = 0। अब भाई इसके आप गुणनखंड कर नहीं सकते हैं, तो आपने इसमें श्रीधराचार लगाया। श्रीधराचार विधि के अकॉर्डिंग इसका मान आता है -1 ±√3 और अपॉन में क्या आ गया? 2। तो ये आ गया x = -1 ± √3 अलग कर दिया, √-1 अलग कर दिया और अपॉन में 2 कर दिया। क्लियर? तो क्या आ गया? -1 + √3 आयोटा। तो मतलब जो कई वे इक्वेशन जिनका कोई वास्तविक हल नहीं होता है, तो उनका जो हल होता है वो काल्पनिक हल होता है। कैसा हल होता है? काल्पनिक। मतलब रूट के अंदर ऋणात्मक संख्या, रूट के अंदर कैसी संख्या? ऋणात्मक। तो इस टाइप से खोज हुई है काल्पनिक संख्याओं की, कि भाई जब वास्तविक होती हैं तो काल्पनिक भी होना चाहिए। क्लियर? सभी स्टूडेंट को ये बात तो समझ में आ गई होगी कि भाई काल्पनिक संख्याओं को कैसे इनको खोजा गया है। ठीक है ना? अब चलते हैं भाई, अपन आगे बात करते हैं इमेजिनरी नंबर में। ठीक है ना? इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं? ऋणात्मक संख्याओं, ऋणात्मक संख्याओं के वर्गमूल को काल्पनिक संख्या कहते हैं। काल्पनिक संख्या कहते हैं। तो भाई इमेजिनरी नंबर्स क्या होते हैं? ऋणात्मक संख्याओं के वर्गमूल को हम क्या कहते हैं? काल्पनिक संख्या कहते हैं। ये याद रखना है। इसके लिए आयोटा आई बराबर, जैसे अभी अपन ने लिखा था, आयोटा बराबर क्या होता है? √-1 होता है। इसको स्टूडेंट याद रखना है। इसको हम क्या बोलते हैं? ये आयोटा होता है, ये आई नहीं है, ये आयोटा कहलाता है। ठीक है ना? आयोटा बराबर क्या होता है? √-1। अगर अपन इसी से ही अगर आप और वैल्यू निकालना चाहें तो आप क्या बोलेंगे? आयोटा स्क्वायर, दोनों पक्षों का वर्ग कर दें तो आयोटा स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा? -1। आयोटा की घात 3 का अगर आप मान निकालते हैं तो क्या आ जाएगा? माइनस आयोटा आ जाएगा। आयोटा की घात 4 का मान निकालते हैं तो वो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। मतलब आयोटा की पावर 4, मतलब 4 के मल्टीपल में, किसके मल्टीपल में? 4 के। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे आयोटा की पावर 4n है तो इसका मान 1 होगा। आयोटा की पावर अगर 4n + 1 है तो इसका मान आयोटा होगा। आयोटा की पावर 4n + 2 है तो इसका मान -1 होगा। और आयोटा की पावर 4n + 3 है तो कितना होगा? माइनस का आयोटा होगा। ठीक है ना? तो इस टाइप से आपको, क्योंकि आपकी एनसीईआरटी की यूनिट नंबर 5 जो है उसमें आयोटा के क्वेश्चंस दिए हैं। अभी हम आयोटा पर कुछ प्रैक्टिस भी करेंगे आयोटा के मानों के लिए। तो ये आपको याद रखना है केवल कि आयोटा की जब अगर 4 की मल्टीपल में है, 4 की मल्टीपल का मतलब क्या है? जैसे आयोटा की पावर 4 हो, आयोटा की पावर 8 हो, आयोटा की पावर 16 हो, आयोटा की पावर 12 हो,
आयोटा की पावर 20 हो, मतलब अगर 4 के मल्टीपल में है पावर, किसके गुणज में है, 4 के गुणज में है, तो उसका मान सदैव कितना होगा भाई, 1 होगा। ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो सभी स्टूडेंट को क्लियर हो गया होगा कि भाई इमेजिनरी नंबर्स क्या होती हैं। ऋणात्मक संख्याओं के जो वर्गमूल होता है उसको हम क्या कहते हैं, काल्पनिक संख्याएं कहती हैं। और सारी काल्पनिक संख्याओं को हम आयोटा के फॉर्मेट में लिखते हैं। किसके फॉर्मेट में लिखते हैं, आयोटा के फॉर्मेट में। चलिए मैं आपको लिख के बता देता हूं, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे सभी स्टूडेंट। जैसे रूट ऑफ -2 है, अब आपको इसको आयोटा के फॉर्म में लिखना है, तो इसको आप √2 इंटू रूट में -1, तो ये आ जाएगा √2 आयोटा। √2 क्या आ जाएगा, आयोटा। ऐसे ही अगर आपके पास माइनस का √3 है, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, आयोटा √3 लिख सकते हैं। रूट के अंदर माइनस का 6 है, तो इसको आप लिख सकते हैं आयोटा √6 लिख सकते हैं। तो क्लियर सभी स्टूडेंट को। अब अगर इन केस, अब यहाँ पर अब आप ध्यान से देखना है, यहाँ पर ये पॉइंट बहुत मोस्ट है। जैसे रूट के में -2 है और इनटू रूट के अंदर -3 है, तो स्टूडेंट क्या करता है, इसको ऐसे लिख देता है √2 और माइनस माइनस प्लस और 2 तिया 6, मतलब इसको √6 लिख देता है। बट ये गलत होता है, ये कैसा है, गलत है, ठीक है ना। आप ध्यान से देखना इसका सही मेथड क्या होता है, कि जैसे रूट में -2 है और इनटू रूट में -3 है, तो आप इसको लिख सकते हैं आयोटा √2 और इसको लिख सकते हैं आयोटा √3, तो ये आ जाएगा आयोटा स्क्वायर √6, तो ये आ जाएगा माइनस का √6। तो ये इस टाइप से इसको आपको सॉल्व करना है। ये जो है वो आपका रॉन्ग मेथड है। क्लियर, सभी स्टूडेंट को बात समझ में आ गई होगी। अब चलिए भाई 1 आयोटा हो, अगर इन केस जैसे 1 आयोटा की वैल्यू निकालना हो हमें, तो भाई 1 आयोटा कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखेंगे सभी स्टूडेंट। हम इसमें ऊपर नीचे आयोटा से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आपको क्या मिलेगा, आयोटा अपॉन में आयोटा स्क्वायर। अब आप सभी जानते हैं कि आयोटा स्क्वायर का मान कितना होता है भाई, -1 होता है, तो ये क्या आ गया, माइनस आयोटा। तो आपको याद रखना है यहाँ पर कि 1 आयोटा बराबर होता है माइनस का आयोटा। ओह, 1 आयोटा बराबर क्या होता है, माइनस का आयोटा। ये आपको याद रखना है। क्लियर, सभी स्टूडेंट को बात समझ में आ गई होगी। चलिए अब अपन कुछ एग्जाम्पल करते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। जैसे भाई अपन को आयोटा की पावर 17 का मान निकालना है, आयोटा की पावर 17 का मान, तो इसको अपन कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले तो जो घात होगी इसमें आप 4 से भाग लगाएं। कितने से भाग लगाएं, 4 से, तो आपका पूरा पूरा भाग कितनी बार जाएगा, 4 बार, तो मतलब 16। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं आयोटा की घात 16 इंटू आयोटा। अब ये घात जो है वो तो 4 का मल्टीपल हो गई 16, तो आयोटा की घात 16 का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 1 इंटू आयोटा और इक्वल में क्या आ जाएगा, आपके पास आयोटा आ जाएगा। क्लियर, बात समझ में आ गई होगी। जैसे आयोटा की पावर 39 है, जैसे आयोटा की पावर कितना है, 39। अब आयोटा की पावर वही आपके पास 39 है, तो अब आप 4 से भाग लगाएं, तो 4 9 36, मतलब 36 तो अलग कर दिया और आयोटा की घात 3 अलग कर दिया। तो आयोटा की घात 36 का मान कितना आ गया, 1, ठीक है। और आयोटा की घात 3 का मान कितना है, माइनस आयोटा, तो आंसर क्या आ जाएगा, माइनस का आयोटा आ जाएगा। क्लियर, बात समझ में आ रही होगी सभी स्टूडेंट के। अब जैसे अपन को आयोटा की घात 2002 का मान निकालना है, बड़ी घात ले ली एक, तो अब आप 4 से अगर आप इसमें भाग लगाएं, तो आपको देखें कि 2000
4 पंचे 20, ठीक है ना। और यहां पर कितना आ जाएगा कि भाई 250 चौको कितना आएगा आपका, 250 नहीं 400 पंचे, ठीक है ना। तो इसको अपन लिख सकते हैं आयोटा की घात 400। हाँ भाई देखो इधर ध्यान से देखना, अरे हाँ सभी स्टूडेंट, तो आयोटा की पावर अपन 2000 तो अलग कर देंगे, क्योंकि भाई 2000 तो 4 से डिवाइड है, और इनटू आयोटा स्क्वायर अलग कर देंगे। तो आयोटा की पावर 2000 का मान तो 1 आ जाएगा और इसका मान -1 आ जाएगा, तो बराबर में कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। ये आपका आंसर है। क्लियर, सभी स्टूडेंट को बात समझ में आ रही होगी भाई। अब जैसे भाई आयोटा की पावर और देख लेते हैं अपन, 97। भाई आयोटा की पावर कितना है, 97, तो 24 चौको 96, तो 96 तो अलग कर दो आप और आयोटा की घात 1 अलग कर दो। तो ये आयोटा की घात 96, ये तो 4 का गुणज हो गया, तो इसका मान तो 1 हो जाएगा और ये आयोटा, तो बराबर में कितना आ जाएगा, आयोटा आ जाएगा। क्लियर। ऐसे ही आप आयोटा की जितने भी क्वेश्चन होंगे, जैसे एक और बताता हूं मैं आपको कि नेक्स्ट एग्जांपल है ये, कि जैसे 1 आयोटा की घात 25 आ गया। अब भाई अपन को कैसे सॉल्व करना है इसको, तो पहले आप आराम से इसको ऐसे सॉल्व करना है, ये 24 अलग कर दें, आयोटा अलग। ये तो मालूम ही होगा सभी स्टूडेंट को, भाई गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, आधार अगर समान होते हैं तो गुणा में घातें क्या हो जाती हैं, 16 और 1 17, 2000 और 2 2002, 36 और 3 39, ठीक है ना। ये तो अब आयोटा की घात 24 का मान कितना हो गया, 1, तो ये आ गया 1 आयोटा। अब 1 आयोटा को आप क्या लिख सकते हैं, -ऑफ आयोटा, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया। तो इस टाइप के छोटे छोटे क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी की बुक में दिए गए हैं, तो आपको उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लें, और यदि किसी स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वो मुझे पूछ सकता है। चलिए भाई, ये होता है आपका काल्पनिक संख्या। अब एक संख्या ऐसी आती है जो मिक्सअप होती है, वास्तविक और काल्पनिक, उनको बोलते हैं हम सम्मिश्र संख्याएं। सम्मिश्र संख्या, कॉम्प्लेक्स नंबर। सम्मिश्र संख्या, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होती है भाई, कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आयोटा b, जहां a कॉमा b जो होते हैं वो वास्तविक होते हैं। r का मतलब आप जानने लगेंगे कि जहां a और b कैसे हैं, बिलोंग्स टू r है, के रूप की संख्याओं को सम्मिश्र संख्या कहते हैं। ये तो पूरा एक टॉपिक है जो बहुत मोस्ट टॉपिक है, इसको तो हम विस्तार से आगे पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर को, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर से हर साल जेई मेंस में एक क्वेश्चन तो आना ही है, और जेई एडवांस में तो इससे 3 से 4 तक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो ये बहुत मोस्ट टॉपिक है, तो इसके बारे में अभी तो मैं केवल आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं, ठीक है ना। तो संख्याओं को सम्मिश्र संख्या कहते हैं। जैसे इसको हम z बराबर लिखते हैं, कभी कभी इसको c बराबर भी लिख दिया जाता है, ठीक है ना। तो वो सिंबल है, जो भी आए उसके अकॉर्डिंग अपन को काम करना है। तो a प्लस आयोटा b, यहाँ पर अब आपको ये याद रखना है थोड़ा सा कि जो a होता है ये तो कहलाता है वास्तविक भाग,
ये क्या कहलाता है, आपका वास्तविक भाग कहलाता है। और ये जो बी होता है ये कहलाता है काल्पनिक भाग। वास्तविक भाग ए, काल्पनिक भाग बी। वास्तविक भाग को हम ऐसे निरूपित करते हैं रियल ऑफ जेड से, और काल्पनिक भाग को निरूपित करते हैं आई एम ऑफ जेड से। आई एम नहीं बोलते हैं इसको, इमेजिनरी बोलते हैं, ये याद रखना है। और ये याद जरूर रखना है कि ए और बी जो होंगे वो बिलोंग्स टू आर होंगे, वो बिलोंग्स टू क्या होंगे भाई, आर होंगे। तो ये वास्तविक भाग है और ये आपका काल्पनिक भाग है। जैसे z बराबर आपको दिया है 2 + 3 आयोटा, 2 + 3 आयोटा। तो अब भाई इसका रियल भाग क्या है, आपसे पूछा किसी ने कि रियल भाग क्या है भाई, तो आप बता दें तुरंत। रियल भाग कितना है, 2, और इमेजिनरी भाग कितना है, z बराबर इमेजिनरी ऑफ z बराबर कितना है भाई, आपका 3 है। क्लियर। जैसे नेक्स्ट, जैसे z बराबर आ गया आपके पास 1 - आयोटा, यहाँ कंफ्यूजन हो जाता है स्टूडेंट को। तो रियल भाग जो है इसका वो 1 है, और इमेजिनरी जो भाग है आपका वो आपका -1 है। कितना है, -1, ठीक है ना। यहां पर अब आप लिख देंगे कि यदि रियल भाग 0 है तो संख्या पूर्णतः काल्पनिक होगी। अगर वास्तविक भाग 0 है तो संख्या कैसी होगी, पूर्णतः काल्पनिक होगी, प्योरली इमेजिनरी। इसी को हम बोलते हैं प्योरली इमेजिनरी। और यदि किसी का इमेजिनरी पार्ट 0 है तो ये पूर्णतः कैसी होगी, वास्तविक होगी। ठीक है। और z बराबर 0 + आयोटा 0 मात्र एक ऐसी सम्मिश्र संख्या है जो पूर्णतः वास्तविक व पूर्णतः काल्पनिक है। पूर्णतः वास्तविक और पूर्णतः काल्पनिक है, ठीक है ना। चलें भाई, अब भाई पूर्णतः वास्तविक, ये इन पर बात कर लेते हैं अपन थोड़ा सा। जैसे z बराबर आपको दिया है 2, तो अब आप इसको कैसे लिखेंगे, 2 + 0 आयोटा। तो ये प्योरली इमेजिनरी, प्योरली रियल है। ओहो, एक मिनट सभी स्टूडेंट। प्योरली रियल है, ठीक है। और एक अगर आपको ऐसे दी है माइनस आयोटा, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 0 - आयोटा। तो ये प्योरली कैसी है, इमेजिनरी है, प्योरली इमेजिनरी है, ठीक है ना। समझ में आ गया होगा सभी स्टूडेंट को कि समृद्ध संख्याएं क्या होती है। चलिए भाई, अब अपन आगे बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पर बात करते हैं। ये बहुत आपका मोस्ट टॉपिक है, ठीक है ना। और ये आपके यूनिट नंबर फर्स्ट में इसका थोड़ा सा यूज किया गया है, ठीक है ना। इंटरवल,
इंटरवल, इसको बोलते हैं अंतराल। ठीक है ना, सभी स्टूडेंट ध्यान से देखेंगे इंटरवल क्या होते हैं भाई आपके। भाई आप लोगों ने, सभी लोगों ने 10th में ये ब्रैकेट देखे होंगे, एक ये ब्रैकेट देखा होगा आपने, और एक ये ब्रैकेट देखा होगा, और एक ये ब्रैकेट देखा होगा। ठीक है ना, 10th लेवल पर हम कैसे सीखते हैं, 10th लेवल में हम सीखते हैं कि पहले भाई छोटा ब्रैकेट लगाना है, फिर उसके बाद मझला ब्रैकेट लगाना है, और फिर उसके बाद बड़ा ब्रैकेट लगाना है। ऐसे ही पढ़ते थे भाई, है ना, सबसे पहले छोटा, फिर मझला, और फिर बड़ा, ये क्रम होता था। ठीक है ना, बट अब 11th में IIT JEE में इनकी डेफिनेशन बदल गई, इनके नाम हैं अलग अलग, इनके क्या हैं, नाम हैं अलग अलग, कि इसको हम बोलते हैं, ये छोटे ब्रैकेट को बोलते हैं खुला अंतराल, इसको बोलते हैं बंद अंतराल, और इसको मझला ब्रैकेट ही बोलते हैं, इसको मझला कोष्ठक ही बोलते हैं। तो इनके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं अब कि भाई इनमें बेसिक डिफरेंस क्या होता है, क्योंकि अब हमें ऐसे नहीं करना है कि पहले छोटा फिर मझला फिर बड़ा, है ना, ये इस टाइप से नहीं, अब इनकी एक अलग मीन्स है। ठीक है ना, 11th थोड़ा स्टैंडर्ड है, तो चीजें थोड़ा सा बदल जाएंगी। चलिए भाई चलते हैं। अंतराल जो होते हैं, सबसे पहला आता है इसमें, इस क्रम में सबसे पहला इंटरवल होता है आपका ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल, इसको हम बोलते हैं खुला अंतराल। खुला अंतराल, ठीक है। खुला अंतराल क्या होता है, इसमें इसके लिए सदैव छोटा ब्रैकेट, इसी को ही ऐसे भी लिखा जाता है, छोटे ब्रैकेट को, इसको ही कभी कभी ऐसे भी लिख देते हैं ये लोग, उल्टा उल्टा बड़ा ब्रैकेट का उपयोग करते हैं। ठीक है ना, अब आप देखें इधर, जैसे ए है, ए छोटा है एक्स से, और एक्स छोटा है बी से। सिंबल ये तो सभी को, स्टूडेंट को मालूम ही होगा, ये होता है आपका छोटा है, ये होता है बड़ा है। ओह, ये बराबर क्यों लगा दिया भाई इसमें नीचे, इसको हटाओ बराबर को, इसको ऐसे थोड़ा सा एडजस्ट करो। ठीक है ना, ये आता है छोटा है या बराबर है, या आता है बेटा हमेशा इसमें छोटा है या बराबर है, ये आता है बड़ा है या बराबर है। ये 4 ब्रैकेट होते हैं, इनको मैंने लिख दिया, जिस स्टूडेंट को नहीं आता है वो इसमें से देख ले। अब देखें इधर आप कि ए का मान जो है वो एक्स से छोटा है, और एक्स का मान बी से छोटा है, मतलब ए से तो बड़ा लेकिन बी से छोटा। तो क्या यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि एक्स का मान ए हो सकता है? नहीं बोल सकते, क्योंकि भाई ए तो एक्स से छोटा है, एक्स जो है वो ए से बड़ा है, मतलब एक्स का मान ए के बराबर नहीं होगा, एक्स का मान
ए से बड़ा होगा, परंतु बी से कैसा होगा, छोटा होगा। तो हम इसी को लिखते हैं कि x जो है वो बिलोंग्स टू होगा ए से बी। इसी को अगर आप एक इस टाइप से लिखें, एक संख्या रेखा पर डिनोट करके अगर आप इसको दर्शाएं तो कैसे दर्शाते हैं, ध्यान से देखना है इधर सभी स्टूडेंट। जैसे भाई यहां पर तो a है और यहां पर क्या है, b है, तो भाई ना तो a शामिल है और ना ही b शामिल है। केवल a से x का जो मान है वो भाई a से तो कैसा है, बड़ा है, मतलब किस डायरेक्शन में जाएगा, इस डायरेक्शन में, और b से छोटा है तो किस डायरेक्शन में आएगा, इस डायरेक्शन, मतलब a और b के बीच, बिटवीन। तो इसी को हम कैसे शो अप करते हैं, इसको हम ऐसे शो अप करते हैं भाई, जैसे a शामिल नहीं है तो a पर हम ऐसे पोलो बनाते हैं, मेंटोस पोलो, है ना, देखा होगा पोलो सभी लोगों ने, कि पोलो आती है ना चॉकलेट, वाइट वाइट सी होती है, बीच में गोला गैप सा होता है, वही है ये पोलो, और ए से लेके बी का, मतलब इसका तात्पर्य यह है कि ना ए शामिल नहीं है और बी शामिल नहीं है, केवल ए और बी के बीच की संख्याएं शामिल हैं। किसके, ए और बी के बीच की संख्याएं शामिल हैं, इसको हम बोलते हैं। इसी को ही आप ऐसे भी डिनोट कर सकते हो, इस टाइप से भी इसको हम लिख सकते हैं। क्लियर? तो आपको बात समझ में आ गई होगी कि छोटे ब्रैकेट में जो बाउंड्री के एलिमेंट होते हैं, कहाँ के, सिरे के अवयव, वो शामिल नहीं होते हैं। भाई बात समझ में आ गई होगी सभी स्टूडेंट की। ओपन इंटरवल में मैं सिरे के अवयव शामिल नहीं होते। ठीक है ना? अब एक शब्द यूज कर रहा हूं मैं यहां पर, सभी लोग उससे रूबरू होंगे, आप लोग नाम तो सभी ने सुना होगा। ठीक है ना? जैसे अपन लिखते थे ना, आपने त्रिकोणमिति पढ़ी होगी, tan 90 का मान क्या लिखते थे, अनंत लिखते थे। क्या लिखते थे, अनंत। तो अनंत एक नॉट डिफाइंड, अपरिभाषित संख्या है। अनंत क्या है, एक अपरिभाषित है, जिसकी कोई डेफिनेशन नहीं है भाई, क्योंकि कोई जिस चीज का अंत नहीं है तो भाई हम उसकी डेफिनेशन कैसे दें, अनंत। ठीक है ना? अनंत को ही हम दूसरे शब्दों में लिखते हैं कि अगर हम किसी संख्या में 0 से भाग लगाते हैं तो वो अनंत की ओर जाती है, क्योंकि 0 कभी भी किसी संख्या को डिवाइड ही नहीं कर सकता है। अगर अपन 0 की टेबल पढ़ें, 0 का अगर अपन पहाड़ा पढ़ें तो 0 एकम 0, 0 दूनी 0, 0 तिया 0, मतलब 0 जो है वो एक को कभी विभाजित ही नहीं कर सकता है। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि 1/0, 1/0 हो, 2/0, 3/0, मतलब किसी भी नंबर के अपॉन में अगर 0 है तो उसका मान जो होता है वो अनंत होता है। क्या होता है, अनंत। तो अनंत एक अपरिभाषित संख्या होती है जिसको कभी भी हम काउंट नहीं कर सकते हैं, गिन नहीं सकते हैं। क्या नहीं कर सकते हैं भाई, गिन नहीं सकते हैं, तो वो क्या कहलाता है, अनंत, जिसका कोई भी अंत नहीं है। ठीक है ना? तो अनंत एक इतनी बड़ी संख्या होती है जिसको कभी भी शामिल नहीं किया जाता है, जिसको कभी भी शामिल नहीं किया जाता है। तो हमेशा याद रखना है कि प्लस माइनस अनंत, प्लस माइनस अनंत के लिए सदैव छोटा ब्रैकेट यूज करते हैं। कौन सा ब्रैकेट यूज करेंगे, छोटा। जैसे यहीं पर अपन एक एग्जांपल भी लगा लेते हैं।
जैसे भाई बोला किसी ने कि x का मान 2 से बड़ा आया। अब भाई x का मान 2 से कहां तक बड़ा है ये नहीं मालूम, तो 2 से बड़ा है मतलब 2 से बड़ा कहां तक जाएगा, अनंत तक। तो अगर अब आप इसको अंतराल के रूप में लिखेंगे तो आप कैसे लिखेंगे कि x बिलोंग्स टू 2, देखो 2 शामिल नहीं है, x का मान 2 से बड़ा है तो 2 शामिल नहीं है, 2 के साथ छोटा ब्रैकेट, 2 से बड़ा होकर कहां तक जाएगा, अनंत तक। तो ये होता है आपका इंटरवल। ये क्या होता है, इंटरवल। जैसे एक और, जैसे x का मान -1 से बड़ा है परंतु 3 से छोटा है, तो इसको अपन कैसे लिखेंगे कि x बिलोंग्स टू -1 से लेके कहां तक, 3 तक। और भी देख लो आप, जैसे x का मान भाई किसी ने बोला 0 से छोटा है, भाई x का मान अगर 0 से छोटा है तो कहां तक होगा, माइनस अनंत से लेके कहां तक, 0 तक। ये याद रखना है कि कभी भी इसको उल्टा नहीं लिखना है, हमेशा कम से ज्यादा की ओर जाता है इंटरवल। इंटरवल जो है वो कम से ज्यादा की ओर, कभी भी ज्यादा से कम की ओर नहीं जाएगा। तो इसीलिए मैं यहाँ पर देखो क्रॉस करके बनाए देता हूं पहले ही, कि कभी भी आपको 0 से लेके माइनस अनंत ऐसे नहीं लिखेंगे आप, ये गलत है। ये क्या है, गलत है, ठीक है ना। कभी भी आप ऐसे नहीं लिखेंगे इंटरवल को कि 3 से लेके 1 तक, ये भी गलत है। हमेशा 1 से लेके कहां तक होगा, 3 तक, मतलब कम से ज्यादा की ओर जाता है। किसकी ओर जाता है, कम से ज्यादा की ओर। क्लियर, बात समझ में आ गई होगी सभी स्टूडेंट के। चलो भाई, अब आता है क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज्ड इंटरवल, इसको हम बोलते हैं बंद अंतराल। बंद अंतराल, भाई बंद अंतराल क्या होता है, इस पर डिस्कस कर लेते हैं। इसके लिए सदैव बड़े ब्रैकेट का यूज करते हैं। कौन से ब्रैकेट का यूज करेंगे, बड़े ब्रैकेट का, ठीक है ना। तो अब जैसे क्या होता है, जैसे a है इज लेस देन इक्वल टू एंड x इज लेस देन और इक्वल टू b। अब यहां पर हम बोल सकते हैं कि x का मान a से बड़ा है या बराबर है, मतलब x बराबर a हो सकता है, यहाँ पर x बराबर a भी हो सकता है और x बराबर b भी हो सकता है, और x का मान a और b के बिटवीन भी हो सकता है, a और b के बीच में भी हो सकता है। क्लियर, मतलब x का मान a भी हो सकता है, x का मान a से बड़ा भी हो सकता है, x का मान b भी हो सकता है, और x का मान b से छोटा भी हो सकता है। तो इसको अब आप कैसे लिखेंगे, इसमें जो है वो सिरे के अवयव, बाउंड्री के अवयव, सिरे के अवयव मतलब a और b शामिल होते हैं। क्या होते हैं, शामिल होते हैं। इसी को आप ऐसे लिखेंगे कि x बिलोंग्स टू बड़ा ब्रैकेट लगाकर a और b, ठीक है ना। तो अब आप देख सकते हैं कि जो क्लोज इंटरवल होता है इसमें ओपन इंटरवल तो आ ही जाता है, क्योंकि a और b के बीच की संख्याएं तो आ गई ना इसमें। बस अंतर क्या होता है कि उसमें सिरे के अवयव शामिल नहीं थे, इसमें सिरे के अवयव भी क्या हो जाएंगे, आपके शामिल हो जाएंगे। तो ये कहलाता है आपका क्लोज्ड इंटरवल, बंद अंतराल। कौन सा अंतराल, बंद अंतराल। क्लियर। तो इसके लिए अगर आप ग्राफिकली ऐसे बनाना चाहें तो इस टाइप से आप देख सकते हैं। देखिए ये A है और ये B है, उसमें पोलो लगाया था, इस टाइप से A से लेके B तक उसमें पोलो था यहाँ पर।
इसमें डॉट है, डॉट का मतलब शामिल हो रहे हैं, पोलो का मतलब शामिल नहीं हो रहा है, ठीक है ना। ये इस टाइप से बनाएंगे। चलिए भाई, अब अगर अपन एग्जाम्पल देख लें इसका, जैसे जैसे x का मान 2 से बड़ा है और या बराबर है, तो इसको अब आप कैसे लिखेंगे, 2 पर आप बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे और का अनंत तक, अनंत पर कभी बड़ा ब्रैकेट मत लगा दियो भैया, अनंत पर कभी भी बड़ा ब्रैकेट नहीं आता है, अनंत कभी भी शामिल नहीं होता है। जैसे -1 से लेके 4 तक, -1 से लेके 4 तक इसको आप कैसे लिखेंगे कि x का मान -1 से तो बड़ा है और कहां तक, 4 तक, बड़ा ब्रैकेट, क्लियर। ऐसे ही और लिखना चाहें आप, इच्छा है आपकी, कितने भी लिखो, कि x का मान 1 से छोटा है या बराबर है, तो माइनस अनंत से लेके 1 तक। तो जैसे ये जो होते हैं ना, ये देखो एक तरफ से तो खुले हैं और एक तरफ से बंद हैं, तो इसकी को हम बोल देते हैं अर्ध खुला और अर्ध बंद अंतराल, अर्ध खुला और अर्ध बंद अंतराल, इसी को ही बोलते हैं, ठीक है ना, कि एक तरफ से तो खुले हैं और एक तरफ से कैसे हैं, बंद हैं, ठीक है ना। तो ये होता है आपका कौन सा इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल, ठीक है ना। तो क्या मतलब समझे आप, क्लोज्ड इंटरवल में बाउंड्री के एलिमेंट सिरे के अवयव शामिल होते हैं, ठीक है ना। यहां पर आप लिख सकते हैं आराम से, बंद अंतराल में सिरे के अवयव शामिल होते हैं। बेटा ये ब्रैकेट बहुत मोस्ट है, आईआईटी में ब्रैकेट की वजह से आंसर गलत हो जाता है। अगर आपने ब्रैकेट मिस्टेक कर दिया तो वो आपका आंसर कैसा होगा, गलत हो जाएगा। इसीलिए आपको इंटरवल्स की नॉलेज होना बहुत नेसेसरी है। अब आता है भाई कर्ली ब्रैकेट। कर्ली ब्रैकेट, इसी को हम मजला कोष्ठक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मजला कोष्ठक भी बोलते हैं। कर्ली ब्रैकेट बड़ा सिंपल सादा सा है। जैसे भाई इसमें ये ब्रैकेट बनाना नहीं आता होगा कई स्टूडेंट्स को, प्रैक्टिस करें आ जाएगा, का यूज करते हैं। क्या होता है, जैसे x अभी तक क्या हो रहा था कि x के मान वो भी हो रहे थे जो दिख नहीं रहे थे, मतलब a से b के बीच की संख्याएं दिख कहाँ रही थी हमें, लेकिन वो थी, मतलब उनमें जो दिख नहीं रहा है, खुले खुले अंतराल में जो दिख नहीं रहा है केवल वही है, बंद अंतराल में जो दिख रहा है और जो दिख नहीं रहा है वो है, इसमें जो दिख रहा है केवल वही होगा। मतलब इसके लिए कोई भी a और b के बीच के एलिमेंट नहीं होंगे, इसके लिए सीधा होता है कि x का मान a होगा और x बराबर क्या होगा आपका b होगा, सीधा सा। इसमें a और b के बीच के एलिमेंट कुछ भी नहीं शामिल होते हैं, ठीक है ना, जो दिख रहा है केवल वही होगा। तो ये होता है आपका कर्ली ब्रैकेट्स। तो यहाँ पर आपके ब्रैकेट्स अंतराल टॉपिक खत्म होता है सभी स्टूडेंट का, ठीक है ना। अब आता है आपका, ये बहुत छोटी सी चीज मैं आपको बता रहा हूं, घातांक नियम। कई स्टूडेंट को घातांक नियम नहीं मालूम होते हैं। इसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंट लॉ।
एक्सपोनेंट लॉ, घातांक नियम। ठीक है, तो ध्यान से देखें इधर, जैसे a की पावर m है इंटू a की पावर n है, अगर आधार समान है, आधार का मतलब है a, दोनों में क्या है, a है, ठीक है ना, तो ये बराबर में हो जाता है a की पावर m प्लस n। ठीक है ना, मतलब जैसे अपन बोलते थे ना, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। दूसरा आता है a की पावर m है अपॉन b की पावर m है। ओह, तो a की पावर m है, इधर यही कर ही देते हैं अभी पहले, है ना। अरे यही कर दें भाई ये इधर अभी, और भाग में घातें क्या हो जाती हैं, घट जाती हैं। आधार समान हो तो भाग में घातें क्या होती हैं आपकी, घट जाती हैं। ठीक है ना। तीसरा एक्सपोनेंट लॉ आता है आपका कि जैसे a की पावर m है और b की पावर m है, आधार समान नहीं है, तो इसको आप केवल और केवल ऐसे लिख सकते हैं, a इंटू बी की पावर क्या लिख सकते हैं, m लिख सकते हैं। ठीक है ना, ऐसे इस टाइप से। जैसे चौथा है कि a की पावर m है अपॉन में b की पावर m है, तो इसको आप कुछ नहीं कर सकते हैं, या तो आप इसको a अपॉन बी की घात m लिख दें, या अगर आप ऊपर नीचे वाली घात को ऊपर लेके जाते हैं तो जो घात है वो ऋणात्मक हो जाती है। कैसी हो जाती है, ऋणात्मक। अगर इस घात को, अगर आप इस टर्म्स को अगर आप ऊपर लेके जाएंगे तो जो घात है वो कैसी हो जाती है, ऋणात्मक। ठीक है ना। पांचवा आता है आपका, ध्यान से देखेंगे सभी स्टूडेंट, जैसे यहां पर हमने लिखा a की पावर m की पावर n, इसका कोई मतलब नहीं होता, ये ऐसा ही रहेगा। ठीक है ना, ये इसका कोई भी मतलब नहीं होता है, इसको हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, ये ऐसा ही रहेगा। ठीक है ना। सेम, कभी कभी स्टूडेंट क्या कर देता है गड़बड़, m और n का गुणा कर देता है, ये नहीं होता है। ठीक है ना। 6 नंबर पर आता है आपका कि जैसे a की पावर m की पावर n है, तो अब हो सकता है तो इसको अपन लिख सकते हैं m, a की पावर m इंटू n लिख सकते हैं। ठीक है ना। 7 नंबर पर आता है, जैसे आपका a की पावर m बराबर, जैसे यहां पर लिख दिया मैंने b, तो अगर अपन यहां से हम a बराबर अगर निकालते हैं तो जब ये घात इस तरफ जाती है तो ये व्युत्क्रम हो जाती है, तो a बराबर b की घात क्या आ जाएगा, 1/m आ जाएगा। क्लियर। सभी स्टूडेंट को ये घातांक नियम इनको याद रखना है, ये छोटी छोटी चीजें होती हैं, जनरली स्टूडेंट इनको भूल जाता है। ठीक है ना। और आती है, और आप लिख सकते हैं घातांक नियम में, और तो कुछ भी नहीं है, केवल लो एक ये ऐसे और बना सकते हैं कि जैसे 1/a की पावर m है, तो इसको हम लिख सकते हैं a की पावर माइनस m। ठीक है ना, मतलब ऊपर घात लेके जाएंगे तो ये कैसी हो जाएगी, ऋणात्मक हो जाएगी, चिन्ह बदल जाएगा, ऋणात्मक होगी तो धनात्मक हो जाएगी, धनात्मक होगी तो ऋणात्मक हो जाएगी। ठीक है ना। तो ये घातांक नियम है छोटे छोटे से। ठीक है ना, सभी स्टूडेंट को, वैसे मोस्टली स्टूडेंट को ये आते होंगे, लेकिन बट हम तो शून्य से ही स्टार्ट करते हैं, और हम ये मान के स्टार्ट करते हैं कि आप लोगों को कुछ भी नहीं आता है। ठीक है ना, हमारा सीधा सा उद्देश्य रहता है, चाहे वो छोटी चीज हो, छोटा कंसेप्ट हो, चाहे वो बड़ा कंसेप्ट हो, सारे कंसेप्ट आपको एक बार रिवाइज कराना या पढ़ाना, हमें बताना है। तो ठीक है, आज हमने अंतराल पढ़ लिए, घातांक नियम, एक्सपोनेंट लॉ पढ़ लिए। ठीक है ना, और प्लस हमने काल्पनिक संख्याओं के बारे में पढ़ लिया, सम्मिश्र संख्याओं के बारे में पढ़ लिया। काल्पनिक संख्याओं के क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस, आप अपनी एक्सरसाइज एनसीईआरटी की बुक क्लास 11th की एक्सरसाइज 5 में आपके क्वेश्चंस दिए हैं आयोटा पर, तो आप उनको
कर सकते हैं, ठीक है ना। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में अब आप स्टार्ट करेंगे। कुछ तो मैं आपको फार्मूलेस लिखाऊंगा, जो बेसिकल फार्मूले होते हैं उनको आपको लर्न करना है, ठीक है ना। और साथ में हम इसी फंडामेंटल मैथमेटिक्स में और चीज़ें भी आती हैं कई, उनको हम स्टार्ट करेंगे। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।